क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कॉन्टिनेंट्स के बीच कैसे काम करता है? मुझे यकीन है आपको पता नहीं होगा। 95% इंटरनेट पानी के नीचे बिछी केबल से चलता है, जिसकी गहराई 5 माइल्स होती है। ये स्विस सेफ से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए 1 मील केबल का वजन 2000 पाउंड्स होता है। इसके बावजूद अकेले अटलांटिक ओशन में हर साल 50 से ज्यादा केबल टूट जाती हैं। अक्सर चोर मेटल को बेचकर पैसा कमाने के लिए केबल्स की चोरी करते हैं। साल 2013 में क्रिमिनल्स ने मेडिटेरेनियन में एक केबल का टुकड़ा काट दिया था और इस वजह से इजिप्ट में इंटरनेट की स्पीड 60% तक कम हो गई थी, जिससे देश को $64 मिलियन का नुकसान हुआ। इन केबल्स की लोकेशन के बारे में कोई भी जान सकता है, तो किसे पता कब क्या हो। कोई भी पूरे प्लेनेट से इंटरनेट को गायब करने का फैसला कर सकता है। क्या आपने कभी पूरे प्लेनेट के इंटरनेट को शट डाउन करने के बारे में सोचा है? हाँ, ये मुमकिन है। इलेक्ट्रिकल वायर्स और सेमीकंडक्टर्स जिन पर इंटरनेट चलता है, वो पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत कमजोर होते हैं। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बर्बाद कर देता है। अर्थ के पूरे इंटरनेट को बंद करने के लिए दर्जनों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने पड़ेंगे, लेकिन अर्थ पर एक्सप्लोजन करने के लिए बॉम्ब्स की इतनी जरूरत नहीं है। दरअसल साल 1859 में एक सोलर सुपर स्टॉर्म हुआ था। ये सूरज पर हुए एक्सप्लोजन की वजह से हुआ एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था और इसने 62,000 मील की टेलीग्राफ लाइनों को बर्बाद कर दिया था, जिससे पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कम्युनिकेशन बंद हो गए थे। ऐसी घटनाएं हर 500 साल में एक बार होती है, तो साल 2359 में होने वाली इंटरनेट आउटेज के लिए तैयार रहें। क्या आपको पता है कि 2011 में यूएन ने इंटरनेट के एक्सेस को बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पर मंजूर किया था? बिल्कुल जिंदगी और आजादी की तरह कोई भी तुमसे तुम्हारा ये अधिकार छीन नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस इंटरनेट से छुटकारा पाना चाहता हो, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? डीएनएस सर्वर को बर्बाद कर देना। डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेसेस का मैप होता है। पूरी दुनिया में 13 मेन सर्वर्स हैं और बाकी के 1758 बैकअप कॉपीज हैं। अगर इन सभी को एक साथ खत्म भी कर दिया जाए तो भी इंटरनेट गायब नहीं होगा, लेकिन यूजर्स को हर एक साइट के लिए मैन्युअली आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। इसमें काफी समय लगेगा, तो गूगल का आईपी एड्रेस याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये किसी भी दिन काम आ सकता है। तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी, और खासकर डॉक्टरों के काम को और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स
स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें। तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है, ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे। अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती हैं। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी और बाकी के 6 महीने रात होगी जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है। तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं। आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। और स्नूज बटन को लगातार 10 बार दबाने का ये नतीजा होता है। आप प्लेनेट से निकलने का मौका गवा सकते हैं। चलो भी आर्नोल्ड, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग अपना बहुत सा कूल सामान छोड़ कर गए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाओ आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं और चीजें और भी खराब होती जाएंगी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि शहर की बजाय तुम जंगल में ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। शहर में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, एक एयरप्लेन। आर्नोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू!
एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। सोचो अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। बरमूडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। ये है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूंछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बरमूडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है,
और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता।